2005 में शुरू हुए अपनी इस विकास यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा बिहार क्या कोई नया एक्सपेरिमेंट करने का जोखिम लेगा या फिर ट्राइड एंड टेस्टेड सुशासन की सरकार को ही बरकरार रखेगा? प्रशांत किशोर जी अपने हर इंटरव्यू के आधा अधूरा शिक्षा मॉडल देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिहार की राजनीति का रंगमंच तैयार। जय गंगा मैया। मालूम है जब बात बिहार की होती है ना दोस्तों, तो इतिहास खुद खड़ा होकर सलाम करता है। और जिन लोगों को ये राज्य जुगनू जैसा टिमटिमाता लगता है ना, इतिहास के 4 पन्ने पढ़ लेना, फिर यही बिहार जुगनू नहीं सूरज के खानदान का लगेगा। पर आज बात न गौतम बुद्ध की होगी, न भगवान महावीर की, न चाणक्य की होगी, न आर्यभट्ट की। आज बात होगी सिर्फ बिहार के वर्तमान की। बात हर उस मुद्दे की होगी जो बिहार का भविष्य तय कर सकता है। बात हर उस नीति और राजनीति की होगी जो 13 करोड़ बिहारियों का मुकद्दर लिखेगा। बिहार की राजनीति में 2 प्रकार के राजनेता हैं। एक है अपने पुराने चावल, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लालू जी, राबड़ी देव, और दूसरे हैं नयका धान, जो बार बार राइस मिल जा रहे हैं पर दुर्भाग्य से चावल नहीं बन पा रहे हैं, जैसा अपने तेजस्वी यादव। और हाँ दोस्तों, अभी अभी बिहार की राजनीति में एक नयका आलू भी आए, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। भाई साहब कहते हैं हम नेता नहीं हैं, कि हम नेता बनने नहीं आए हैं। साथियों याद रखिए, जो कहते हैं हम नेता बनने नहीं आए हैं, सबसे जल्दी नेता उन्हीं को बनना होता है। दिल्ली में टोपी वाले को हमने देखा है। प्रशांत किशोर जी के भाषण का 70% हिस्सा दूसरे नेताओं को कोसने में जाता है और 30% में वो बिहार के विकास का एक मॉडल बताते हैं। पर उस मॉडल को धरातल पे लागू कैसे करेंगे, ये कभी नहीं बताते। प्रशांत जी अपने भाषणों के हर सेंटेंस के आखिर में यही जताते हैं कि नीतीश, तेजस्वी, हम आप कोई नहीं, बिहार को सिर्फ वही आगे लेके जा सकते हैं। ऐसे भाषणों से लगता है कि आपका घमंड आपके पदयात्रा से ज्यादा लंबा है, जिसको देख के रावण की वो बात याद आ गई जब उसने कहा था एको अहम द्वयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, अर्थात मैं एक ही हूं, दूसरा कोई नहीं हुआ है, न इतिहास में कोई पैदा हुआ है, न भविष्य में कोई पैदा होगा। प्रशांत जी आपने पूरे बिहार की पदयात्रा की है और ये एक बड़ी बात है, इसका सम्मान होना चाहिए। परंतु सिर्फ इसी वजह से आपको बिहार की जनता को गुमराह करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। 2025 बिहार इलेक्शन की सबसे सुरीली बांसुरी है शिक्षा, जिसे बिहार का हर राजनेता अपने सुर में बजाए। प्रमाणिक तौर पे यह कहा जा सकता है और दुनिया के सारे तेजी से विकास करने वाले देश साक्षी हैं कि अगर तेजी से विकास करना है तो पहली बुनियाद है 100% शिक्षा, और जी हां, आधुनिक शिक्षा। मालूम है 1995 से 2004 तक लालू राबड़ी जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने शिक्षा के ऊपर प्रति वर्ष 3000 से 4000 करोड़ रुपए तक खर्च की, जबकि 2005 से 2025 तक नीतीश जी के नेतृत्व में प्रति वर्ष 30,000 से लेकर 60,000 करोड़ रुपए तक शिक्षा के ऊपर खर्च किए। हम जानते हैं कि आधुनिक भारत की अर्थव्यवस्था के विकास की कहानी लगभग 1995 से शुरू होती है और दुर्भाग्य से बिहार सरकार ने ठीक उसी समय शिक्षा को नजरअंदाज कर दिया। साथियों, जब दूसरे राज्य आगे बढ़ रहे थे, बिहार में अपहरण खेला जा रहा था। लालू जी की शिक्षा नीति की सबसे यादगार बात रही है 150 चरवाहा विद्यालय खोलना, 260 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए विशेष विद्यालय खोलना, 6 नए विश्वविद्यालय खोलना और 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी दावा लालू जी करते हैं। पर साथियों, कोई नया उच्च स्तरीय इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मैनेजमेंट कॉलेज नहीं, रिसर्च संस्थान नहीं, स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं खोला गया। और स्कूल से लेके कॉलेज संस्थानों तक में पढ़ाई की क्वालिटी चचा भगवान भरोसे। प्राइवेट सेक्टर ने भी कॉलेज खोलने में कोई दिलचस्पी दिखाई। अगर शॉर्ट में कहें चचा, तो टोटल नील बटा सन्नाटा फैला हुआ था लालू राज। बिहार को आप गरीब कह सकते हैं, पर आप कभी ये नहीं कह सकते कि यहाँ के बच्चे अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर या प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते। हर क्षेत्र में बिहारियों ने अपनी दक्षता, हाई क्वालिटी डिलीवरी का लोहा मनवाया है। यहाँ की मिट्टी का कमाल है प्रशांत जी कि बिहार के बच्चों में पढ़ने की क्षमता नेचुरल आती है। इसीलिए जब आप सब कुछ नकारा बताते हैं तो हम बिहारियों को थोड़ी तकलीफ होती है। मैं इस बात के लिए आपको कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा कि आपने अपने भाषणों के जरिए शिक्षा को एक चर्चा का विषय तो बना ही दिया, परंतु आज भारतीय राजनीति में एक नया ट्रेंड है। अगर आप अपनी हुनर की लकीर बड़ी न खींच सको तो दूसरे नेताओं को नीचा दिखा दिखाकर उनकी लकीर छोटी कर। मालूम है बिहार में कुल 8,387 ग्राम पंचायतें हैं और 2005 के बाद शुरुआती कुछ वर्षों
वर्षों में ही 8,000 से अधिक पंचायतों में स्कूल भवनों का निर्माण करा दिया गया और 26,000 से अधिक नए प्राथमिक विद्यालय एवं कक्षाओं का निर्माण अभी तक हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, 3 से 4 लाख नए शिक्षकों की भर्ती भी विद्यालयों में की गई है। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि वो बिहार को सुधारेंगे। तो काहे भाई? तो लगभग 30-35 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में उनका कहना है कि कुछ हुआ ही नहीं। हमारे चचा कहते हैं कि खुद को होशियार समझने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सामने वाले को कभी बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। प्रशांत जी अभी पूरे बिहार को ही बेवकूफ समझे जा रहे हैं। मालूम है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। 2005 के बाद बिहार में खुले शैक्षणिक संस्थाओं की लिस्ट सुनिए। ये लिस्ट सुनकर प्रशांत किशोर जी की इंद्रियां जागृत हो जाएंगी। नीतीश जी ने बिहार की विद्या की धरती पर कई ज्ञान के मंदिर बनाए हैं। उच्चतम स्तर के इंजीनियरिंग के लिए IIT पटना 2008 में, उत्कृष्ट मेडिकल शिक्षा के लिए एम्स पटना 2012 में, और दूसरा एम्स खुल रहा है अभी दरभंगा में। मैनेजमेंट की शिक्षा के लिए 2008 में चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 2015 गया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पटना में खोला गया, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय 2008 में खोला गया। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के प्रशासन में सुधार के लिए 2021 में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया। जी कानून की पढ़ाई के लिए चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी 2006 में खोला गया। 2005 तक बिहार में गिनती के 6 से 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आज बिहार में लगभग 20 मेडिकल कॉलेज है और जल्द ही बिहार के सारे जिले में एक उच्च स्तरीय मेडिकल कॉलेज होगा। जी हाँ, 2005 तक बिहार में मात्र 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज लगभग हर जिले में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक संस्थान खोला जा चुका है। आज बिहार एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां एक और अनुभव की मशाल जल रही है तो दूसरी तरफ वादों का पटाखा फूट रहा है। आइए देखते हैं उन विशेष योजनाओं को जो नीतीश कुमार जी का विजन दिखाती है। गांव देहात में अक्सर माँ बाप अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने से हिचकते हैं और अगर एडमिशन करा दिया तो पढ़ाई पूरी होने से पहले ही बच्ची का स्कूल छूट जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना 2006 में शुरू की। मालूम है, इस योजना का कमाल ये हुआ कि लड़कियों ने 10वीं कक्षा पूरी करने की संभावना तो बढ़ ही गई, ड्रॉप आउट की दर लगभग 40% कम हो गई। सुनने में बड़ी साधारण सी योजना लगती है, लेकिन ये सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। इस पहल को संयुक्त राष्ट्र ने महिला सशक्तिकरण के सर्वोत्तम मॉडलों में से एक कहा है और कई अफ्रीकी देशों ने बिहार के इस मॉडल को अपने देश के लिए अपनाया। दूसरी समस्या यह है कि अत्यधिक गरीबी के चलते बच्चों के माता पिता अपने स्कूल यूनिफॉर्म को खरीदना अपने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। इसीलिए स्कूल यूनिफॉर्म योजना मुख्यमंत्री ने शुरू की, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को हर साल नकद राशि दी गई। तीसरी बड़ी समस्या थी कि शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, अर्थात शिक्षकों के बेहतर ट्रेनिंग कैसे उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए नीतीश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को मजबूत किया। विश्व बैंक की मदद से बिहार शिक्षक दक्षता वृद्धि प्रोग्राम चलाया। नीतीश जी ने बिहार में शिक्षा का एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल दिया है, जिसमें सारे आयाम को उन्होंने टच किए हैं। आज भारतवर्ष की एक बड़ी समस्या यह है कि 140 करोड़ की आबादी, ये आबादी भारत का वरदान बनेगी या अभिशाप, ये इस बात से तय होगा कि भारत के युवा कितने स्किल्ड हैं। नीतीश कुमार इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम के नाम से 2016 में एक स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। प्रशांत किशोर जी अपने भाषणों में उच्च शिक्षा के लिए सस्ता लोन दिलाने की व्यवस्था पर जोर देते हैं। उन्हें अपने भाषणों में यह बात बताना चाहिए कि उच्च शिक्षा में आर्थिक बाधा दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी क्रेडिट कार्ड योजना लाई और इससे कितना क्रांतिकारी बदलाव आया है। इस योजना के तहत 12वीं के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए राज्य सरकार बैंकों के माध्यम से 4 लाख तक का शिक्षा ऋण लड़कियों को मात्र 1% ब्याज दर पर और लड़कों को मात्र 4% ब्याज दर पर दिलाती है। पिछले 5 वर्षों में इस योजना के तहत 2,38,000 से अधिक छात्रों को ऋण दिया गया है, जिसकी कुल लागत 2,128 करोड़ है। हमारे गांव में एगो कहावत है कि कानी गाय के अलगे बथान होवा है। प्रशांत किशोर जी घूम घूम कर यह दावा कर रहे हैं कि हमें ऐसा माहौल बनाना है कि बिहार के बच्चे पीठ पर बोरी नहीं बस्ता लेकर चले। हे भरत शिरोमणि, मगध नरेश इन वेटिंग, आपने तो अभी बात करना शुरू किया है, लेकिन बिहार में पिछले
17 साल में जितने बच्चों के हाथ में बस्ते पहुंचे हैं उतना इतिहास में कभी नहीं पहुंचा था। मालूम है आज 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूलों में हैं, 6 लाख शिक्षक पढ़ा रहे हैं और 75,000 से अधिक विद्यालय चालू है। ये सब चचा 2005 के बाद की देन है। क्या ये परिवर्तन नहीं है? साथियों, वक्त आ गया है उस नेता को चुनने का जो पोस्टर नहीं रिपोर्ट कार्ड दिखा सके, जो बिहार की बात दिल्ली में और दिल्ली की नीतियां बिहार तक पहुंचा सके, जो नारे नहीं नीतियां लेकर के आए। साथियों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब प्रशांत किशोर जी के शिक्षा मॉडल की अब हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। प्रशांत किशोर जी अपने हर इंटरव्यू के आधा अधूरा शिक्षा मॉडल देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अगर कम से कम 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाए जो विश्व स्तरीय, गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को यह अवसर होगा वो अपने इलाके में प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाने का खर्चा और फीस एक रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। प्रशांत जी का कहना है कि बिहार के हर प्रखंड में हर साल एक विद्यालय बनाएंगे जो उच्च स्तर का होगा। 5 साल में ऐसे 5 विद्यालय बनाएंगे और जो बच्चे बच जाएंगे या सरकारी विद्यालय में पढ़ाई से खुश नहीं होंगे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे जिनकी फीस बिहार सरकार देगी। पहले तो सर ये आपकी खुशकिस्मती है कि नीतीश सरकार ने पिछले 20 सालों में बिहार का शिक्षा बजट 3,000 से बढ़ा के 60,000 तक पहुंचा दिया। एक प्रखंड में लगभग 150 सरकारी विद्यालय होते हैं। आपका प्लान है कि इन सभी को बंद करके सारे बच्चों को मात्र 5 विद्यालय में समेट दिया जाए। जो बच्चे उच्च स्तरीय विद्यालय की पढ़ाई से खुश नहीं है या छूट गए थे तो उनको आप सरकार के पैसे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का प्लान तो बना लिए, लेकिन 10 में से 8 प्राइवेट विद्यालय की स्थिति भी चचा भगवान भरोसे ही है और यहाँ सिर्फ पैसे ही बनाए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो, पर क्या आप पर यह आरोप नहीं लगना चाहिए कि एक प्रखंड में 150 में से 145 विद्यालय बंद कर आप ग्रामीण शिक्षा की बुनियाद की कमर तोड़ देना चाहते हैं? क्या आप स्कूली शिक्षा को गरीबी बच्चों से दूर करके आप सब कुछ प्राइवेट विद्यालयों के हाथ में छोड़ देना चाहते हैं? क्या यह आरोप आप पर नहीं लगना चाहिए कि आपको अपने उच्च स्तरीय विद्यालय बना पाने की क्षमता पर खुद ही शक है, इसीलिए आपने प्राइवेट स्कूल को बैकअप प्लान के रूप में रखा है? क्या आपने अपने भाषण में यह बताया कि प्रत्येक बच्चे पर आप प्राइवेट स्कूल में कितना पैसा देंगे और इतना पैसा लाएंगे कहां से? क्या आप पर यह आरोप नहीं लगना चाहिए आपके शिक्षा प्लान की वजह से जो अभी 4 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है उनमें से कईयों की नौकरी चली जाएगी? प्रशांत किशोर जी का कहना है कि उनकी ये योजना स्कैंडिनेवियन कंट्री से प्रेरित है, जबकि वास्तविकता में ये योजना मोदी सरकार की पीएम श्री योजना से प्रेरित है। प्रशांत जी को यह भी बताना चाहिए कि बिहार के 836 माध्यमिक उच्च विद्यालय को पीएम श्री योजना के तहत चुन लिया गया है, जिसमें आधुनिक एवं विश्व स्तर की स्कूली शिक्षा प्रदान की जाए। चलिए, हो सकता है कि भाषणों में आपको इतना वक्त नहीं मिलता कि आप सारी डिटेल बता सके, पर आपके पास तो इतनी बड़ी टीम है, आप खुद महामानव है, तो क्या आपको अभी तक बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक डिटेल प्लान बनाकर अपने वेबसाइट पे नहीं डालना चाहिए था? या फिर शिक्षा का मुद्दा आपके लिए सिर्फ एक चुनावी हथियार है जिसे चलाकर आप जनता को सिर्फ इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते? प्रशांत जी, अभी तक आपने अपने भाषणों में ऐसा कुछ नहीं कहा है जो बिहार सरकार की शिक्षा नीति और केंद्र सरकार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नहीं किया जा रहा है। एक गलती मौजूदा बिहार सरकार ने की है, जितना प्रचार उन्हें अपनी शिक्षा संबंधी योजनाओं का करना चाहिए था शायद उन्होंने उतना नहीं किया। बिहार में बनने वाली अगली सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, अब वो समय आ गया है जब बिहार की शिक्षा नीति को शिक्षा क्रांति में बदला जाए। बिहार के शिक्षा बजट को 21% से बढ़ा के 25% तक ले जाना होगा। बिहार के हर सरकारी विद्यालय तक इंटरनेट, कंप्यूटर और स्मार्ट बोर्ड जल्द से जल्द पहुंचाने होंगे। शहर और गांव के बीच में बढ़ रहे डिजिटल डिवाइड को मिटाना बहुत आवश्यक, ताकि गांव के बच्चे भी तकनीक और इंटरनेट का उतना ही इस्तेमाल कर सके जितना शहर के बच्चे करते हैं। आज बिहार का सबसे मेधावी छात्र प्रशासनिक सेवा की तैयारी की तरफ जाता है। जरूरत पड़े तो बिहार प्रशासनिक सेवा के तर्ज पे बिहार शैक्षणिक सेवा की शुरुआत की जाए, लेकिन बेहतरीन टैलेंट को शिक्षक बनने की तरफ आकर्षित किया जाए। बिहार के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैनेजमेंट कॉलेज को सीधा बड़े इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के साथ जोड़ा जाए। प्रयास हो कॉलेज कंपाउंड में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खोले जाए। बिहार के हर सरकारी विद्यालय में इंटरनेट
इंटरनेट और कंप्यूटरों को ऐसा जाल बिछाया जाए ताकि कमियों को तेजी से दूर किया जा सके। और सबसे जरूरी बात, बिहार के बेहतर पढ़े लिखे लोगों को भी थोड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। बिहार के शिक्षित समाज को सरकारी स्कूल और कॉलेजों से जोड़ना होगा, तभी बिहार की शिक्षा नीति शिक्षा क्रांति में बदल पाए। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अगले 20 साल का जॉब मार्केट हो या एंटरप्रेन्योरशिप, सभी का भविष्य इन 4 सेक्टर के इर्द गिर्द घूमेगा। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा है फास्टर कंप्यूटिंग जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, चिप मेकिंग और जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग आते हैं, तीसरा है रोबोटिक्स और चौथा है क्लीन एनर्जी। अगर हमें अपने यूथ को फ्यूचर रेडी और एम्प्लॉयड बनाना है तो उन्हें तैयार करने का वक्त अभी है। इन फील्ड के रिक्वायरमेंट्स के अनुसार बिहार के स्कूली पाठ्यक्रम को पुनर्गठित किया जाना चाहिए। बिहार के शिक्षकों को भी इन्हीं अत्याधुनिक आधारों पर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हमें एक हाथ से बुनियादी शिक्षा को बढ़ाना होगा और दूसरे हाथ से सबसे आधुनिक शिक्षा पद्धति को भी अपनाना होगा। प्रशांत किशोर जी की प्लानिंग में पहले 10 साल में खाली स्कूल खोलने में लगेगा। अगर उनकी गति से चले तो सब गुड़ गोबर हो जाए। ये कोई नहीं कह सकता कि बिहार में सब कुछ ठीक है। बिहार की अपनी समस्याएं हैं और कई मायनों में ये दूसरे राज्यों से ज्यादा भी है। विकास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, बल्कि कई कार्यों और परिवर्तनों का परिणाम होती है। विकास एक रथ के समान है और इसके सभी अंग महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री उस रथ का सारथी होता है। संपूर्ण हिंदुस्तान और बिहार पिछले 30 साल और अगले 50 साल के कालखंड के सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। अगर तरक्की की गति तेज करनी है तो पूरे विश्व में घटित हो रही टेक्नोलॉजिकल चेंज का हिस्सा बनना ही होगा। और इसके लिए ध्यान रखिएगा, हमें केंद्र सरकार का पहले की तुलना में आज तक सबसे ज्यादा भरपूर सहयोग चाहिए। सिर्फ प्रशांत किशोर जी के भाषणों में ही नहीं, पूरी दुनिया के लोकतंत्र में जहां भी इलेक्शन होता है उन सब का सबसे पसंदीदा शब्द है बदलाव। चाहे अमेरिका और ब्रिटेन जैसा विकसित देश हो या पाकिस्तान जैसा भिखारी देश, सभी जगह इलेक्शन बदलाव के नाम पर ही लड़े जाते हैं। बदलाव लोकतंत्र और प्रकृति के सबसे खूबसूरत सिद्धांतों में से एक, परंतु लोकतंत्र में जब इस खूबसूरत से सिद्धांत में कोई लालच का तड़का लगाता है ना, और नेता जब सिर्फ अपनी गद्दी पाने के लिए बदलाव का इस्तेमाल जनता की भावनाओं को भड़काने में करता है, तो नतीजा आज के बांग्लादेश के रूप में सामने आता है, जहां चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। 2005 में शुरू हुए अपनी इस विकास यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा बिहार क्या कोई नया एक्सपेरिमेंट करने का जोखिम लेगा या फिर ट्राइड एंड टेस्टेड सुशासन की सरकार को ही बरकरार रखेगा? शॉर्ट में याद रखिएगा, कौन है वो बिहार का सर्वोत्तम नेता जो केंद्र सरकार का अधिकतम सहयोग प्राप्त कर सकता है? कौन है आज के बिहार का वो चाणक्य जो बिहार के आर्थिक और सामाजिक जटिलता को सबसे बेहतर समझता है? कौन है वो साधक जो बिहार की ब्यूरोक्रेसी से उसका सर्वोत्तम निकलवा सकता है? बिहार की राजनीति का रंगमंच तैयार, हीरो कौन होगा ये आपके हाथों में है। जय बिहार। बिहार इलेक्शन यात्रा में हमारा अगला वीडियो जल्द ही आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, मालूम है चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इसे शेयर करें। जय बिहार, जय भारत। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे।